द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। एक डिफेंस सेक्टर की एक शिपयार्ड कंपनी जिसके बारे में कई तरह की चर्चाएं थी बाजार में, और एक प्रमुख चर्चा निकल कर ये आ रही थी, पिछले क्वार्टर के परिणामों के बाद भी आई थी। वो जो मार्च एंडिंग क्वार्टर थे उसके परिणामों पर भी आई थी। पहली तो मैं बता दूं, मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए है। मेरा बाजार एक्टिविटीज़ से कोई संबंध नहीं है। मेरा खाली एनालिसिस है, विश्लेषण है, स्टडीज़ हैं जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। आप खरीदने बेचने का काम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह सूद करके क्या करें, मेरा कोई संबंध नहीं है इसमें। आई एम लिस्ट कंसर्न विद द मार्केट एक्टिविटीज़। I am simply a lecturer, like a lecturer delivering lecture in the classroom and nothing else. तो दोस्तों बात ये है, पिछले क्वार्टर पे भी आई थी। पिछले क्वार्टर पे ये कहा गया था आईसीआई डायरेक्ट के द्वारा कि ये शेयर 965 रुपये रह जाए, लेकिन शेयर तो बजाय 3,3100 के बजाय वो तो 5800 तक पहुंच गए। मझगांव डॉक की बात कर रहे हैं। आप जरूर सुने, देखें आप मेरी बात को। मैं फैक्ट बेस्ड बात कहूँगा, जो ऑन रिकॉर्ड है वो बात कहूँगा। उसका विश्लेषण कर दूँ मेरे अनुभव के हिसाब से, वो एक अलग बात है, लेकिन जो रिकॉर्डेड फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सवाल ये था कि ये शेयर गिरना शुरू हो गया। अब अच्छा, इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए जून एंडिंग के, उसमें कंपनी की अर्निंग आई 32-33 रुपये के आसपास आई, और कंपनी के मार्जिन 7% से बढ़ के 27% हो गए। सेल उतनी नहीं बढ़ी, सेल 22-23% बढ़ी है शायद। अब सवाल ये उठा कि यही प्रश्न उठाया गया कि साहब सेल तो बढ़ी नहीं और अर्निंग 73% बढ़ गई। 73 में कितनी परसेंट है, बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है। डबल हो गई, अर्निंग डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा हो गई। वो 14 रुपये थी जो बढ़ के 32 रुपये। ईपीएस ईयर ऑन ईयर वो सरप्राइज हुआ, नेचुरल है कि भाई ये कैसे होगी, इतनी सेल के बिना बढ़े ये ईपीएस कैसे बढ़ गई। तो खैर मैंने तो उसकी स्टडी कर रही थी। मैं भी शेयर होल्डर हूँ उसमें। आज की तारीख में मेरे पास काफ़ी शेयर हैं, इसलिए हो सकता है मेरा विश्लेषण गलत हो या मेरी स्टडीज़ भी कोई गलत हो। आप मतलब कंफर्म करें खुद। मतलब मैं जो कुछ मैंने देखा वो बता रहा हूँ, और जो विश्लेषण बताऊँगा उस पर आप भरोसा ना करें, उसको और सोर्सों से भी कंफर्म करें, मतलब है ना। तो सवाल ये उठता था का रिजल्ट में जो कुछ मैनेजमेंट ने कमेंट दी वो कोई ज़्यादा नहीं दी थी। सवाल ये है कि आईसीआई डायरेक्ट को ये कहाँ से पता पड़ा। भाई जो कुछ मालूम पड़ता है उसके 3 ही सोर्स हैं: कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, कंपनी के द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस, कंपनी के द्वारा दिए गए रिजल्ट, और कंपनी के द्वारा दिया गया प्रेस रिलीज, मीडिया रिलीज। ये 4 ही सोर्स हैं। ये बात अलग है कि कंपनी ने कोई अलग से 10-5 बड़े इन्वेस्टर्स की, बड़े म्यूचुअल फंडों की, बड़े ब्रोकर्स की कोई मीटिंग, अलग से कॉन्फ्रेंस आयोजित की हो और उसमें उनको कुछ कह दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसका भी नोटिस आता है ऑन रिकॉर्ड। बीएसई को, एनएसई को, स्टॉक एक्सचेंजेस को उस नोटिस की कॉपी देना मैंडेटरी है, क्योंकि अकेले में चुपचाप ही में कुछ नहीं कर सकती कंपनी। एक लिस्टेड एंटिटी कैन नॉट do any action like this without a open public notice। तो उसमें भी नहीं हुआ सर। तो सबसे बड़ी प्रश्न थी कि ये आईसीआई ने ये किस आधार पर, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आईसीआई का बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, बहुत महान लोग हैं, अरबों खरबों का व्यापार कर रहे हैं, शेयर बाजार में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, दुनिया भर की रिपोर्टें छापते हैं। तो सवाल ये कि वो कहाँ से आई। अब सवाल तो खैर आखिरी साहब वो तो उसको मानना पड़ेगा, एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है, वो सही है कुछ भी है। तो शेयर का टूटना शुरू हुआ। शेयर परसों टूटा, कल जो खुला 4100 पहुँच गया खुलते ही, और खुलने के तुरंत 2-4-5 मिनट बाद ही, मैं तो खैर था भी नहीं, मैंने तो वो देखा मोबाइल पर, मैं तो बाथरूम नहाने धोने में लग रहा था, फ्रेश में, तो मैंने देखा कि ये तो वापस ही 4500 पहुँच गया शेयर। तो एकदम से चढ़ा के 400 रुपये बढ़ गया। मतलब बड़े ताज्जुब की बात है भाई। तो खैर नहीं हो। अब हुआ क्या कि हम किसी चीज़ को, हमारा कोई निष्कर्ष निकालें या हम नई चीज़ लाएं तो हम बिना फैक्ट के कैसे ला सकते हैं, हमारी तरफ से कैसे कह सकते हैं।
मेरे पास काफ़ी शेयर थे, मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, नेचुरल है, वरीड तो होता ही है भाई आदमी। तो अब कल उसका कौन काल की स्क्रिप्ट आ गई, उसको सुन भी सकते थे हम कौन काल को, लेकिन वो कई बार क्या होता है कि वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो कल वो रिटर्न स्क्रिप्ट आई है, उसको मैंने पढ़ा, रात को भी पढ़ा 2 घंटे तक, अभी सुबह भी पढ़ा है मैंने, और उससे मैंने नोट्स बनाए हैं। और नोट्स में कंपनी क्या कहती है, कंपनी से जो सवाल पूछे उसमें कंपनी ये कहती है, एज फार MDL इज कंसर्न, यानी मजगांव डोक लिमिटेड इज कंसर्न, द कंपनी हैज बीन फॉरवर्डिंग strongly, company has been performing strongly and consistently, and we believe going ahead to continue with a similar kind of performance, improving upon quarter to quarter. यानी क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी इस क्वार्टर में आई, मतलब ये है इसका कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो खुद, मतलब जो मिस्टर सिंघल हैं, उनका खुद का है, वो मीटिंग में खुद ने कहा है बात, कॉन्फ्रेंस में, उसमें कौन काल में, कि हमारा ये भरोसा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये परफॉर्मेंस ही रिपीट होगी, आएगी, ग्रोथ देंगे हम, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देंगे, मतलब ये है टू कंटिन्यू विद ए सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे ही ग्रोथ देंगे। देखिए शिपिंग का बिजनेस इसमें है कि इसमें निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये बड़ा अजीब, मैं बताऊंगा, अजीब तरह का बिजनेस है। अभी इसके सवालों के जवाब से आ जाएगा। अच्छा, फिर दूसरे किसी महानुभाव ने फिर प्रश्न पूछना शुरू किया, उन्हें क्वेश्चन सेशन चालू करो, ये कहा, आई बिलीव दैट दी कोस्टिंग कंटिन्यू इज क्लोज टू फाइनलाइजिंग the coast committee, I believe that the costing committee is close to finalizing their recommendation, and with that the further process should start with respect to order placement and other formalities once the prices are considered to be in acceptable range. इसका मतलब ये है, हिंदी में बता देता हूँ आप लोगों को, कि ऑर्डर कब प्राप्त होंगे कंपनी, इसके बारे में सवाल था। तो उसका जवाब उन्होंने दिया है, एमडी साहब ने, कि कोस्ट कमेटी से ये फाइनल हो चुका है और इस पर एक मीटिंग होनी है, रिकमेंडेशंस पे मीटिंग होनी है, और उसकी जो उन्होंने कोस्ट फाइनल की है इस पर डिस्कशन होकर के, और अगर वाइबल पाई जाएंगी वो रेट तो हम ऑर्डर को ले लेंगे, ऑर्डर जारी करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर देंगे, दैट्स ऑल। मतलब तो ऑर्डर भी मिलने वाला है जब कोस्ट कमेटी से 2 प्रोसेस पूरे हो चुके हैं और थर्ड फाइनल डिसीजन होना है, उस पर बैठ करके मीटिंग के रूप में नेगोशिएशन, जस्ट लाइक जैसे गवर्नमेंट में टेंडर पे नेगोशिएशन होते हैं, नेगोशिएशन हर जगह हो सकते हैं। तो उस तरह से ही ये ऑर्डर भी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना होता है। जब भी मंत्री जी को समय मिलेगा, सेक्रेटरी को टाइम मिलेगा, या जो भी उनकी सुविधा है, जो भी, अब मैं तो इतना गवर्नमेंट में तो हूँ नहीं, लेकिन ये नियरिंग कंप्लीशन है, मैं सरकार में रहा हूँ इसलिए थोड़ा मुझे जानकारी है प्रोसेस की। ए मीटिंग विल टेक प्लेस, ए एजेंडा नोट विल बी प्रिपेयर्ड एंड द मैटर विल बी फाइनलाइज्ड एंड ऑर्डर विल बी प्लेस्ड टू मगजान डाउन। अब वो कितना अमाउंट है ये डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने, लेकिन जैसा समाचार पत्रों में आ रहा था, खबरों में आ रहा था, सब 50,000 करोड़ का ऑर्डर है, कोई कर रहा था 70,000 करोड़ का है, तो इतने झूठ मत मानो अखबारों को भाई, 30-40 हज़ार करोड़ का तो इसको मिल ही जाएगा, कम से कम 20,000 करोड़ का मिल जाएगा। तो भी 40,000 करोड़ का ऑलरेडी है, इन्होंने कहा है इस कॉन्फ्रेंस में, और 20-30 हज़ार करोड़ का भी ऑर्डर और मिलता है, तो 70,000 करोड़ का ऑर्डर गया, तो सेल तो बढ़ेगी। जो ये क्वेश्चन है कि सेल कैसे साहब बढ़ेगी, सेल नहीं बढ़ी साहब, सेल का क्या हो, सेल तो बढ़ेगी मतलब। कंपनी के पास में जब इतने हैवी ऑर्डर्स हैं और 10-10, 15-15 साल के ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते रहेंगे वो तो। दूसरी बात है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कट गई। पिछले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर, पिछले कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 1400 करोड़ का मटेरियल लगा था, इस क्वार्टर में 1100 करोड़ का मटेरियल लगा है। सेल बढ़ी है
ईयर ऑन ईयर बढ़ी है 22-23%। तो 22-23% सेल बढ़ने के बावजूद भी मटेरियल की कॉस्ट फॉर ईयर ऑन ईयर 300 रुपये घट गई है, इसलिए ये प्रॉफिट बढ़ गया है। और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है इसमें। ये कहा है कोर्स में मार्जिन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा उनसे, तो मार्जिन्स के बारे में मैनेजमेंट ये कहता है, कैन वी अश्योर द सिमिलर ट्रेंड, ये क्वेश्चन है, मतलब कैन वी अज्यूम द सिमिलर ट्रेंड टू बी इन FY25 एंड सिमिलर मार्जिन्स टू बी मेंटेन्ड। क्या मार्जिन मेंटेन रहेंगे, यानी 27% के आसपास के मार्जिन मेंटेन रहेंगे और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगी? ये प्रश्न पूछा गया उनसे। इस प्रश्न का मिस्टर सिंगल जो MD है उन्होंने जवाब दिया है, दिस इज वन सेकेंडली व्हाट इज द बेस साइज टुडे, एंड हाउ मच it is implementable before March 25। अब ये जवाब है यस। अब जवाब आता है यस, रेस्पेक्ट टू द मार्जिन्स एंड मूविंग फॉरवर्ड टू डिजायर टू हाउ डू यू कंटिन्यू, वी एक्सेप्ट इन केस देर इज नो सरप्राइजेज and there are no liabilities with company continue because they all long gestation period orders expected 10 to 15 years. They have long period post delivery and consuming crossing also, वेयर में हाथ से लिखा हुआ है भाई, थोड़ा ये मैंने नकल की उससे, वेयर दी लाइबिलिटी विद द कंपनी। तो प्रश्न ये होता है, वो ये कहते हैं कि हम सेम ट्रेंड चालू रहेगा, वो जो ऊपर फर्स्ट पैरा में उन्होंने मेन जो अपना जो शुरुआती में जो प्रियम्बल में कही थी ये बात, वही अब कह रहे हैं, जवाब में कह रहे हैं, सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि सेम ट्रेंड कंटिन्यू करेगा प्रोवाइडेड कि कोई अनफोर्सेन लाइबिलिटी कंपनी को नहीं आ जाए। यानी जो हम जो डिलीवरी करते हैं उसके बाद भी हमारी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती इस प्रोडक्ट के प्रति, उसमें वारंटी पीरियड होता है 3-4 साल का। तो कुछ का वारंटी पीरियड तो खत्म हो चुका है, कुछ का भी खत्म होने को है, तो उसमें हो सकता है कोई लाइबिलिटी आ जाए, तो उस वजह से कोई प्रॉफिट हो सकता है घट जाए, बाकी तो प्रॉफिटेबिलिटी विल कंटिन्यू, द सेम ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट विल कंटिन्यू, ये उनका मतलब है। मैंने स्टेटमेंट ओरिजिनल बता रहा हूँ, उनका नकल करके। विद रेस्पेक्ट टू दी फर्स्ट शिप विच वाज डिलीवर्ड इन 2021 में एक शिप डिलीवर किया था, द वारंटी पीरियड इज ओवर, उसका वारंटी पीरियड खत्म हो गया, तो उसमें तो कोई लाइबिलिटी अब कंपनी में आएगी नहीं। वी कैन नाउ क्लोज द कंप्लीट लाइबिलिटी फॉर 1D44, तो उसके लिए तो लाइबिलिटी खत्म हो गई इनकी। मैं आपसे बताऊं जो 21 में सप्लाई किया था, और एक और है जिसकी होने वाली है, मतलब। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, जब मैंने फिर मैंने रात को मोबाइल पे न्यूज़ पढ़ी, गूगल पे न्यूज़ आई हुई है, सुने बाप, वो कहते हैं कि साहब इसमें तो मिस्टर सिंगल ने ये कहा है, MD ने, कि इसका 10-12% मार्जिन रह जाएगा हमारा। तो अगर ऐसी बात होती तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन काल में कहता हूँ, तो अब किस न्यूज़ पे भरोसा किया जाए? सबसे ज़्यादा भरोसे तो कौन काल ही है। वो जो मोबाइल पे न्यूज़ आती है, जो आई है गूगल से, जो न्यूज़ आई है, उसकी रिलायबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो खैर, मैं किसी की भी लायबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह नहीं करता, मैं तो जो फैक्चुअल पोजीशन है वो बताइए आपको, कि जो कौन काल में कहा गया वही कहा गया। क्योंकि आप लोगों में से कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, भाई टाइम भी नहीं मिलता है ज़्यादातर लोगों को। मैं तो एक रिटायर्ड आदमी हूँ, अरे फुल टाइम हूँ अभी शेयर बाजार पे, इसलिए मैं बता देता हूँ, बाकी तो किसको पता पड़ता है बताओ। तो मेरे ख्याल से तो मैं तो खैर बेचने का सवाल ही नहीं था, मैं तो पहले भी कॉन्फिडेंट था, एंड आई नेवर रिलाइड ऑन सच ए स्टेटमेंट। मैं झूठे नहीं कहता उनको, आदमी से मिस्टेक हो जाती है, कोई छोटी मोटी बात ही है, कोई खास बात नहीं होता है, हमसे भी होती है, हर आदमी से होती है, और हो सकता है उनकी कोई कैलकुलेशन हो, लेकिन मैंने उनकी रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, और मैं पढ़े बिना कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो जो कौनकाल पढ़ी वो मैं आपको बताया।
तो दोस्तों पोजीशन ये है। तो मेरे ख्याल से मैं तो एक भी शेयर बेच नहीं रहा, और हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहता। देखिए शेयर बाजार में किसी भी आदमी से गलती हो सकती है, मतलब कोई आदमी बड़े से बड़े एक्सपर्ट मात खा जाते हैं। इसलिए दोस्तों यह बात को यह समाप्त करते हैं। मझगांव की जो स्थिति थी वो मैंने बता दी है कौन काल की, और मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग यही है, अगर मुझे कोई गलत लगता तो वही बेच डालता इन डेटों, मुझे तो फ़ायदा ही आज की तारीख में, मैं प्रॉफिट को क्यों छोड़ता। लेकिन मेरी नकल ना करें, आप अपना जो कुछ है समझ बूझ करके अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें और फिर कोई निर्णय लें, मेरे निर्णय पर आधारित ना हो। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।